हेलो एवरीवन, मेरा नाम धर्मेंद्र कापड़ी है और मैंने अपना मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस से किया है। करेंटली अभी मैं पीएचडी में एनरोल्ड हूँ एंड मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है पॉलिटिकल साइंस में। तो मैं आज इस वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी बेसिकली शेयर करूँगा कि मेरे लिए क्या चीज़ें काम करी और आइडियल स्ट्रैटेजी एक क्या होनी चाहिए। तो इसमें से आपको जो भी चीज़ पसंद आया वो आप अपनी स्ट्रैटेजी में अपना सकते हो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि आप बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखेंगे जहाँ पे आपको लोग कहेंगे कि उन्होंने 15 दिन में जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया या नेट क्वालिफाई कर लिया, या फिर उन्होंने 2 महीने में पढ़ा और नेट क्वालिफाई कर लिया या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। तो अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले मैं ना आपको एक चीज़ बोलूँगा कि हर किसी का बैकग्राउंड ना अलग अलग होता है। हर किसी ने बीए एंड एमए में अलग अलग तरीके से पढ़ाई करी होती है एंड कॉलेज का जो बैकग्राउंड है हर किसी का अलग अलग होता है। तो हो सकता है कि कोई अगर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से है और उसने बीए और एमए बहुत अच्छे से किया है तो उसको बहुत कम समय लगे, वो केवल 1 महीने की प्रिपरेशन में अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर ले। और वही अगर कोई नॉर्मल कॉलेज से है और उसने क्लासेस बहुत अच्छे से नहीं करी हैं या फिर उनकी क्लासेस होती नहीं थी उतनी अच्छी तरीके से, तो उनको एक समय लग सकता है। तो कभी भी किसी की स्ट्रैटेजी को देख के ये मत सोचना कि इन्होंने 1 महीने में निकाल लिया तो मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ, या मेरी स्ट्रैटेजी में या मेरे दिमाग में कोई कमी तो नहीं है। तो मैं ये चीज़ पहले ही कह देना चाहता था ताकि आपको पता लग जाए कि हम सब इंडिविजुअल अलग अलग हैं और हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। और प्लस हर किसी को सक्सेसफुल होने में अलग अलग महीने लगते हैं या अलग अलग समय लगता है। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं बेसिकली आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको जो नेक्स्ट अटैम्प्ट आपका आने वाला है उसमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस समझने की ज़रूरत है। तो एग्ज़ाम में बेसिकली 2 पेपर होते हैं आपके, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 हमारा जनरल पेपर होता है जो सबके लिए कॉमन होता है, और पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। और यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे स्पेसिफिकली। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखो, आपको आपके ना इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं बेसिकली। आपका एक होगा पीएचडी ओनली, दूसरा होगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एंड उसके साथ में आप पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई होते हैं, तीसरा होता है आपका जेआरएफ, जिसमें बेसिकली आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई हैं और साथ में पीएचडी के लिए भी। तो तीनों की कट ऑफ अलग अलग होती है। सबसे हाई कट ऑफ जाती है जेआरएफ की, उससे कम कट ऑफ होती है आपकी केवल असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड देन सबसे नीचे कट ऑफ होती है आपकी पीएचडी ओनली की। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस को समझना। और सिलेबस को जैसे ही हम देखते हैं तो हमें लगता है यार कितना खतरनाक बड़ा सा सिलेबस है। सिलेबस बड़ा है, वास्ट है, बट स्ट्रक्चर्ड भी है एट द सेम टाइम। अगर आप यूनिट वाइज अप्रोच फॉलो करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। एंड अगर मैं इस पूरी वीडियो को समराइज़ करूँ 2 लाइन में, तो मैं यही कहूँगा कि पी वाई क्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को पैटर्न को समझने के लिए। तो पी वाई क्यू को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर हम शॉर्ट स्ट्रेटजी की बात करें पेपर 1 के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में पेपर 2 के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले पेपर 1 के लिए भी हम एक शॉर्ट स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि क्या होनी चाहिए। तो पेपर 1 में आपको करना क्या है, देखो, ज़्यादा ना अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल एजुकेटर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा रिसोर्स फॉलो कर रहे हो। अगर आप केवीएस मैदान पढ़ रहे हो, मतलब आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो केवल फिर सेल्फ स्टडी ही करो। केवीएस मैदान पढ़ रहे हो तो वही पढ़ो। आप ऐसे मत करो कि आप केवीएस मैदान भी पढ़ रहे हो और 4 एजुकेटर्स के नोट्स भी फॉलो कर रहे हो। तो हम ना केस बाय केस एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई इंसान है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो वो उसके लिए आइडियल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि वो जो भी उसने थ्योरी का सोर्स अपना रखा है ना, और यहाँ पे हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि वो केवीएस मैदान है। अगर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो केवीएस मैदान एक डिसेंट बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो अगर आप केवीएस मैदान से थ्योरी पढ़ रहे हो ना, उसके बाद क्या करना है, आपको पी क्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं। और इसमें ना आपको कोई भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू या इधर उधर के जो भी एमसीक्यूज़ होते हैं ना, आपको रैंडम टेलीग्राम पे या इधर उधर मिल जाएंगे। आप उन सब में मत लगे रहिए। पीवाईक्यूज़ इतने सारे हैं, एक ही बार में 30 शिफ्ट्स ऐसे ऐसे होती हैं हर टाइम में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास कितना भंडार है पीवाईक्यू का। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल पीवाईक्यूज़ में फॉलो कर पीवाईक्यूज़ को फॉलो करना है हमें पेपर 1 के लिए। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो केवीएस मैदान से आपने सेल्फ स्टडी करी किसी यूनिट की, जैसे मान लीजिए आप रिसर्च एप्टीट्यूड आपने पढ़ा वहाँ से। उसके बाद आपने अपनी इन्वायरमेंट वाली यूनिट अगर मान लीजिए शुरू कर दी, तो आप करेंगे क्या कि जब आप इन्वायरमेंट की थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो आप रिसर्च एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व कर रहे होंगे साथ साथ में।
फिर मान लीजिए आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के वाई क्यूज़ ख़त्म हो गए और इन्वायरमेंट की थ्योरी ख़त्म हो गई। फिर आपने क्या करा कि कोई दूसरी यूनिट उठाई। तब तक आप क्या कर, जैसे हायर एजुकेशन आपने मान लिया कि नई यूनिट स्टार्ट करी, तो आप क्या करेंगे, हायर एजुकेशन की थ्योरी पढ़ेंगे और इन्वायरमेंट के पी वाई क्यूज़ बनाना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा ना, आपका बैकलॉग नहीं होगा और साथ साथ में चीज़ें होती जाएंगी। और अगर मान लीजिए आप किसी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, अ, देखिए बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, इनफैक्ट फ्री प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब वगैरह में भी। एंड अगर आप कोई भी कोचिंग या किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन में हैं तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पे कीजिए कि अगर आप क्लास देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको सीधे नोट्स पढ़ के ही समझ आ जाता है तो भी अच्छी बात है। बेसिकली आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने थ्योरेटिकल पोर्शन एंड कंसेप्चुअल पोर्शन को कंप्लीट करना है। तो जैसे ही आपने थ्योरेटिकल पोर्शन और कंसेप्चुअल पोर्शन को कंप्लीट किया, उसके बाद सेम स्ट्रेटजी हमने करनी है, पी वाई क्यूज़ करने हैं, है ना। तो मल्टीपल एजुकेटर्स, मल्टीपल बुक्स फॉलो नहीं करनी है पेपर वन में। आप कहीं पे भी एक बेस रिसोर्स बनाइए और थ्योरी वहाँ से कीजिए, और उसके बाद जितने ज़्यादा पी वाई क्यूज़ हो सकते हैं उतने ज़्यादा पी वाई क्यूज़ सॉल्व कीजिए। पी वाई क्यूज़ जब सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो अपना कॉमन सेंस एंड लॉजिक को यूज़ कीजिएगा। ये पेपर वन के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, ये एक ऐसा पेपर है कि जहाँ पे रटने की कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी रट लो, काम नहीं आएगा, एक लिमिट तक काम आएगा। आपका लास्ट में काम आपका कॉमन सेंस एंड लॉजिक ही आएगा। तो जब आप प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे ना, घर में पी वाई क्यू सॉल्व कर रहे होंगे, तो एग्ज़ाम जो सेट करने वाला पर्सन है ना, उसके साइकोलॉजी कैसी है, आपको उस तरीके से सोचना है। आपको देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया गया है ना। वहाँ पे क्या कॉमन सेंस, क्या लॉजिक लग रहा है। कुछ पोर्शंस होंगे जहाँ पे लॉजिक वगैरह काम नहीं आएगा, वहाँ रटना ही होता है, तो उन पोर्शंस को रट लेना। लेकिन एक बहुत बड़े पोर्शन में आपका कॉमन सेंस एंड लॉजिक काम आएगा, वो आपको पी वाई क्यू सॉल्व करते समय दिखेगा। तो कभी भी जब पी वाई क्यू सॉल्व करोगे ना, तो उसको रटना मत, वहाँ पे देखना, उसको डाइसेक्ट करना, देखना कि हर ऑप्शंस में आप बेसिकली वो क्वेश्चन कह रहा है ना। और आपको ना इससे कॉमन पैटर्न नज़र आएगा। इससे होगा क्या कि देखो, ये तो एक मतलब नोन फैक्ट है कि हर किसी को पूरा पेपर नहीं आता है। वहाँ पे आप गैस वर्क करते हैं, लॉजिक से आप क्या कहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें होगा क्या ना, अगर आप तुक्के भी मारेंगे ना, तो आपके गैस वर्क या तुक्के लगने की पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, अगर आपके तुक्कों में कॉमन सेंस एंड लॉजिक होगा तो। बेसिकली इन अ वे आप एलिमिनेट कर रहे हैं, है ना। तो एलिमिनेट करके आप आंसर तक आ रहे हैं। तो जब भी आप पी वाई क्यू प्रैक्टिस करें तो इस चीज़ को ध्यान रखें, कॉमन सेंस एंड लॉजिक भी अप्लाई करना है, केवल रटना नहीं है। और उसके अलावा इन जनरल इस पूरे पेपर में कॉमन सेंस एंड लॉजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो प्लीज़ इसे यूज़ कीजिएगा। एंड उसके अलावा आपको ना जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप पी वाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पेपर सेटर के जैसे सोचना है कि यार ये किस तरीके से बेसिकली वो लोग सोचते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। अगर आप वो चीज़ को एक बार पकड़ लेंगे ना, तो आपके लिए पेपर वन की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सोचते हैं यार पेपर वन बाद में कर लेंगे आराम से, अभी क्या है अपने पेपर टू में फोकस कर लेते हैं। लेकिन वो बात कभी नहीं आता है, आपका फाइनल एग्ज़ाम डे आ जाता है और लास्ट में हम पैनिक करते हैं कि यार पेपर आ गया है एकदम और हमने पेपर वन तो करा ही नहीं है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। इससे आपका पीएचडी ओनली या नेट तो निकल जाएगा, लेकिन जेआरएफ तो डेफिनेटली नहीं होगा अगर आपने पेपर वन पे ध्यान नहीं दिया तो। उसके अलावा आपको करना क्या है कि जब आप थ्योरी कर लेंगे एंड आप पी वाई क्यूज़ भी कर लेंगे, तो फिर ना आपको एग्ज़ाम टाइम में जो स्ट्रेस होता है उसको बेसिकली कैसे डील करना है, ये सीखने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने होंगे। इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी भी एक तो अच्छी होगी, स्पीड भी अच्छी होगी। और एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में अगर आप देंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। जितनी गलतियाँ करनी हैं आप घर में ही कर लो, एग्ज़ाम में आप अफोर्ड नहीं कर सकते गलतियाँ करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। आपने जेआरएफ की कट ऑफ देखी होगी कितनी हाई जा रही है आजकल। तो आपको करना है क्या है कि मॉक टेस्ट देने हैं और एकदम एग्ज़ाम लाइक सेटिंग में देने की कोशिश करना। अब हम पेपर टू की बात करते हैं। पेपर टू में स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पे भी कि अपना थ्योरी का एक सोर्स डिसाइड करना है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको ये नहीं कहूँगा कि आप पर्टिकुलर ये सोर्स है या ये एजुकेटर है यही फॉलो कर लो और केवल यहीं से पढ़ के ही होगा, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। एंड यार ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, पाँच छः सोर्सेज हैं जो बहुत अच्छे हैं, आप किसी को भी फॉलो कर लो बस सही तरीके से, तो आपका हो जाएगा। हाँ, एट द सेम टाइम मैं ये भी डिनाई नहीं करूँगा कि जो हमारे
रेफरेंस बुक्स होती हैं, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, उनको तो उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब वो तो बेस्ट हैं। बट कई बार होता क्या है ना कि आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है तो आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि आपको 6 महीने में प्रिपेयर करना है या 4 महीने में प्रिपेयर करना है, और उसमें आप बहुत बल्कि बुक्स नहीं पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे आपको करना क्या है कि स्मार्टली काम करना है, और जो बेसिकली मेथड आपका काम छोटा कर दे आपको उसको अपनाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा था, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, और अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप अडेप्ट कर सकते हो। तो मैंने करा क्या कि मैंने अपने थ्योरी के लिए ना एक रिसोर्स डिसाइड कर लिया, जो मेरा बेस रिसोर्स होगा। जब मैं बेस रिसोर्स कह रहा हूँ ना, तो उसका मतलब ये है कि मेन मैं इसी रिसोर्स को पढ़ूंगा, और मैं कोई भी सेकेंडरी रिसोर्स तभी फॉलो करूंगा जब मैं बिल्कुल 100% इसको पढ़ चुका हूँ और मुझे एक एक चीज़ याद हो चुकी है और एक एक चीज़ आती है। तो मेरे केस में क्या था कि मैंने अन अकेडमी से बेसिकली कोचिंग ली थी। उस टाइम पे सुप्रीत मैम की क्लासेस में अटेंड करता था। तो आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं जिनकी भी फ्रिक्वेंसी आपके साथ मैच करती है और जिनका भी पढ़ाया वो आपको समझ आता है। तो मान लीजिए कोई भी XYZ एजुकेटर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, हाँ मेक श्योर कि वो एक डिसेंट लेवल का पढ़ाते हो, उनका मटेरियल एक डिसेंट लेवल का हो। अम, तो मैंने करा क्या कि अपना एक बेस मटेरियल बना लिया। हर यूनिट के लिए मेरा एक बेस मटेरियल था। कभी कभी ऐसा होता था कि किसी दूसरी जगह का अगर बेस मटेरियल अच्छा है तो मैं उस मतलब दूसरी कोचिंग का या दूसरे एजुकेटर का किसी का मटेरियल अच्छा है तो मैं उसको भी देख लेता था और उसको अपना बेस मटेरियल बना देता था, इंस्टेड ऑफ जो रेगुलर मेरा मेथड है उसके अलावा। तो आपको करना क्या है, बेस मटेरियल बनाना है किसी भी एक मटेरियल को। तो मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि मैंने अन अकेडमी के मटेरियल को अपना बेस मटेरियल बनाया। तो अब आप करेंगे क्या कि उस बेस मटेरियल को ना पूरा पढ़ते रहेंगे अच्छे से। जब आप लेक्चर ले रहे हैं तो उसमें हाईलाइट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर लेंगे। अगर लेक्चर में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है जो आपके नोट्स में नहीं है, तो आप वहाँ पे उसको नोट कर लेंगे। देखो हाँ, यहाँ पे ना एक और चीज़ मुझे ध्यान आई कि नोट मेकिंग के मामले में ना दो तरीके की स्ट्रैटेजी हैं। या तो आप ऑनलाइन नोट्स बना लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं या जो भी आपके पास एक मटेरियल है उसको प्रिंट करा लो, एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में रख लो। तो मेरे से तो नोट्स बनाए जाते नहीं थे ज़्यादा, मतलब मैं बहुत बुरा हूँ इस चीज़ में। तो मैंने करा क्या कि प्रिंट आउट्स निकलवा लिए जितनी भी PDFs थे उनकी। तो अब मैं वो PDF लेके ना साथ में बैठ जाता था जब क्लास होती थी। तो जब भी मान लो अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो PYQs है, जो मल्टीपल टाइम पूछ ली गई है, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि आगे पूछी जा सकती है, तो उसको करना क्या है कि आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, तो उसको हाईलाइट करना है और उसी मटेरियल को करना क्या है, आपने बार बार रिवीजन करना है। फिर कभी होता है क्या है ना कि दूसरा कोई मटेरियल होता है जो बहुत अच्छा होता है ना। अब होता ये है कि बिल्कुल 100% चीज़ें नई नहीं होंगी उस मटेरियल में, लेकिन हाँ हो सकता है 10 to 20% चीज़ें उस मटेरियल में नई हैं। तो अब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ना अब उस सिचुएशन में पहुँच चुके हो जहाँ पे आपने अपने बेस मटेरियल को बहुत बार पढ़ लिया है, बहुत बार रिवाइज कर लिया है, और आपको एग्जैक्टली पता है कहाँ पे क्या लिखा है और कहाँ पे क्या कमी है। ठीक है, तो अब आप करेंगे क्या, मान लीजिए आपने कोई ABC नाम का नया मटेरियल उठाया। ठीक है, तो आप जब वो ABC नाम के मटेरियल को पढ़ रहे होंगे, तो आप ना उसको उस नज़र से पढ़ेंगे कि ऐसा क्या इस मटेरियल में है जो मेरे बेस मटेरियल में नहीं है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पहले ही रीडिंग में ऐसी चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे और वहाँ से अपने बेस मटेरियल में लिख लेंगे जो आपके बेस मटेरियल में नहीं है। तो इससे होगा क्या कि आपको ना ये नया मटेरियल बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। पेपर से पहले आपके पास 4 तरीके के अलग अलग मटेरियल नहीं होंगे एक ही यूनिट के लिए। तो आप बेस मटेरियल में ही सारा कुछ नोट डाउन करते जा रहे हैं। और मान लीजिए अगर आपने 3 कोचिंग्स के अलग अलग मटेरियल पढ़े थे, तो आपके ना एक ही मटेरियल में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपके पास हो जाएंगे एक ही जगह पे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको 3 रिसोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप अपना बेस मटेरियल बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है कि आपके मटेरियल में क्या है या कुछ कमी है, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको कॉम्प्लीमेंट करना है अपने बेस मटेरियल को एक्स्ट्रा एडिशनल मटेरियल के साथ। ठीक है, और उसके बाद हमें करना है क्या है कि जो नए मटेरियल्स हैं उनको दोबारा कभी खोल के नहीं देखना है, हम केवल अपने बेस मटेरियल का रिवीजन बार बार करेंगे, है ना। और नया मटेरियल तभी फॉलो करना है जब हम बहुत बार मल्टीपल रिवीजन कर चुके हैं अपने बेस मटेरियल के, और हमें पता है कि इसमें शायद कुछ कमी है जो हम कॉम्प्लीमेंट करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हमें PYQs बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 2 में भी। ये आपको बताएंगे कि पेपर किस तरीके से आता है या किस तरीके से आ सकता है।
तो आपको करना क्या है कि 5 साल के जो रीसेंट के PYQs हैं ना, 5 शिफ्ट्स के जो अभी रीसेंट में हुई होंगी, उनको अच्छे से एनालाइज करना है, अच्छे से डाइसेक्ट करना है, एक पैटर्न को नोटिस करना है कि अगर ये लोग मान लो कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टैटिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो किस एरिया से पूछ रहे हैं। क्या ये प्राइम मिनिस्टर का सीक्वेंस पूछ रहे हैं, या फिर ये प्रेसिडेंट का सीक्वेंस पूछ रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर टाइप के आर्टिकल्स पूछ रहे हैं, ये आपको पता लगेगा। जैसे मान लो कि इस बार अगर प्राइम मिनिस्टर का सीक्वेंस पूछा है, तो अगली बार पॉसिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट का पूछ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या है कि PYQ ना हमारे लिए हमको एक गाइड करेंगे कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। एट द सेम टाइम हमें ये भी पता लग जाएगा कि आ, जो हमने पढ़ा है वो अभी तक काम आ भी रहा है, या वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली रिकमेंड करूँगा, अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग अभी ऐसे करो आप कि जो रिसेंट के 2 बार के PYQs हैं ना, इनफैक्ट पेपर 1 के भी एंड पेपर 2 के भी, उनको उठाओ। भले ही आपको कुछ ना आता हो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, एनालाइज करने की कोशिश करो। इससे होगा क्या ना, आपको एक समझ आएगी कि आपको किस लेवल पे पढ़ना है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि मास्टर्स में हम बहुत थ्योरेटिकल पढ़ते हैं ना, लिखने वाला डिस्क्रिप्टिव, और यहाँ पे MCQs आते हैं, ईयर्स याद करने होते हैं, क्रोनोलॉजी लगानी होती है। तो आपको पता लग जाएगा कि आप बेसिकली साइन अप किस चीज़ के लिए कर रहे हो। ठीक है। तो हमें PYQs को इग्नोर नहीं करना है, एंड PYQs हमें बताएंगे कि बेसिकली हमारी स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए। अगेन, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो कर लेंगे, बहुत सारे एजुकेटर्स फॉलो कर लेंगे, और लास्ट में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा उनके माइंड में कि अब क्या करें, है ना। तो वही मैंने बताया ना, या तो आप एक ही मटेरियल फॉलो करो, है ना। बट है क्या कि देखो, एक कई बार होता है ये है कि आप जो भी मटेरियल मान लीजिए किसी एजुकेटर को फॉलो करने हैं, तो उनको भी क्या है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में पूरा यूनिट को ख़त्म करना है ना। तो हर चीज़ तो वो भी उसमें नहीं डाल सकते, और आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस से भी आ रहे हैं। तो उस केस में जब आप बहुत कॉन्फिडेंट आप हैं अपने आप में कि आपने इस मटेरियल को पूरा अच्छे से कर लिया है, तभी आपको नए मटेरियल को पढ़ के अपने पुराने मटेरियल को कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अदरवाइज समय कम है अगर, तो एक मटेरियल को ही पढ़ो, बार बार पढ़ो, इंस्टेड ऑफ लाइक 10 नए नए मटेरियल पढ़ने से अच्छा। और बहुत सारे एजुकेटर्स को या रिसोर्सेज को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। स्मार्टली फॉलो करना है, ब्लाइंडली नहीं करना है। स्मार्टली का मतलब यह है कि कॉम्प्लीमेंट करना है, ये नहीं कि रिप्लेस कर दे रहे हैं हर एक महीने में अपना मटेरियल। उसके अलावा एक और चीज़ जो जिस टाइम में मेरा JRF निकला मैंने की थी, कि मैंने सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा फोकस करा। और ये जो हम पैसिवली क्लास देखते हैं ना, लेट के काउच में या फिर बेड में लेट गए, है ना, तो वो चीज़ को बंद करो। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पैसिवली एकदम क्लासेस देख रहे हैं ना, तो उसमें एजुकेटर मेहनत कर रहा है, एजुकेटर पढ़ा रहा है ना, उसके एफर्ट्स आ रहे हैं, आप खाली बैठ के देख रहे हैं। तो अगर या तो फुल अटेंशन के साथ क्लास देखो, अदरवाइज़ क्लास मत देखो बार बार। और सबसे अच्छी बात है, जैसे मान लो अगर आप WPT कर रहे हो, अगर आपको प्लेटो एक बार में समझ आ गया है, तो आपको प्लेटो की क्लास 10 बार देखने की ज़रूरत नहीं है ना। अनटिल अनलेस आपको कहीं पे कोई डाउट है, तभी आप क्या कहते हैं क्लास को देखो, अदरवाइज़ बार बार क्लास मत देखो। वॉच मिनट वॉच आवर बढ़ाने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो कोशिश ये करो कि सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करो। और पैसिव तो जो ये लर्निंग है ना, बिल्कुल काउच में लेट के क्लासेस को देखना, ये तो बिल्कुल 100% तरीके से बंद कर दो, ये कुछ काम नहीं आएगी। इससे केवल आपको ये लगेगा कि आपने बहुत घंटे पढ़ लिया है, बट वो पढ़ाई किसी काम की होती नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे पैसिवली बैठे हुए थे। उसके अलावा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए ना रेडी रहो एग्ज़ाम में। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा ये सोच के मत जाओ कि पेपर तो थ्योरेटिकल ही आएगा, या पेपर तो कंसेप्चुअल ही आएगा, या पेपर करंट अफेयर्स बेस्ड ही आएगा, या फैक्चुअल नहीं आएगा, है ना। जब आप ये सोच के जाओगे तो आप डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि पेपर का एक पर्टिकुलर टाइप का फॉर्मेट होगा, या एक पैटर्न वो फॉलो करेगा। मेरे साथ मैंने ये गलती करी है, मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। मैं फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत बुरा था। तो होता क्या था कि मैं हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करता था कि यार पेपर से पहले कि यार भगवान कुछ भी हो जाए, पेपर फैक्चुअल ना आए, क्योंकि मुझे पता था कि जहाँ पे फैक्चुअल आया और मैं गया। और लेकिन होता क्या था कि अगर मान लो 15 क्वेश्चन, मेरा हुआ भी ऐसा कि 15 क्वेश्चन स्टार्टिंग के फैक्चुअल आ गए, और मुझे पता था कि भाई मैं गया। उस टाइम पे अगर मान लो ना आपको वो क्वेश्चन आते भी हैं ना, लेकिन हमने अगर ये अपने माइंड में सोचा हुआ है कि हमें फैक्चुअल चीज़ें नहीं आती हैं, हमसे रटा नहीं जाता है, ट्रस्ट में आप कर भी नहीं पाओगे इन क्वेश्चंस को। और घर में आके जब देखोगे तो आपको लगेगा कि यार मैं कितना स्टूपिड था, इन क्वेश्चंस को गलत कराया। तो पहले से सोच के मत जाओ,
कि पेपर फैक्चुअल आना चाहिए, कंसेप्चुअल आना चाहिए, मुझे तो करंट अफेयर्स नहीं आते हैं तो करंट अफेयर्स नहीं आने चाहिए। अगर आप ऐसा सोच के जाओगे तो आप डिसअपॉइंट होगे। एनटीए आपको बहुत गंदी तरीके से डिसअपॉइंट करेगा। इसलिए आपको इस तरीके से जाना है कि यार मैंने तो अपना 100% कर लिया है, ये मेरा बेस्ट है जो मैं कर सकता था या कर सकती थी, अब देखा जाएगा जो भी होगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप वहाँ पे पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि आप पहले से ये सोच लोगे मुझे ये नहीं आता है, और अगर वो आ गया तो फिर काम खराब हो जाएगा पेपर में। उसके अलावा हमने करना क्या है कि पी वाई क्यूज़ एंड मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेगुलरली हमें पी वाई क्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं। इवन अगर आपको ये भी लगता है कि आप कर चुके हैं तब भी दोबारा कीजिए। और उसके अलावा रटना नहीं है, पी वाई क्यूज़ को रटना नहीं है। मैंने कई दोस्त अपने साथ के देखे हैं, या जब मैं अपनी प्रिपरेशन वाले टाइम में था, मैंने बहुत लोगों को देखा है, उन्हें पी वाई क्यूज़ बिल्कुल रटे हुए होते हैं। देखो, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वो सेम पी वाई क्यूज़ आ जाएंगे, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है उन पी वाई क्यूज़ को रटने का। जब तक आप स्ट्रेटेजिकली नहीं करोगे, अब वो समय गया कि आप 100% रटोगे और आपका हो जाएगा। थोड़ा सा आपको स्मार्टली चीज़ों को करना पड़ेगा। तो पी वाई क्यूज़ को रटना नहीं है, समझना है, डाइसेक्ट करना है, एनालाइज करना है, ताकि हो क्या कि अगली बार अगर वो पी वाई क्यू से रिलेटेड कुछ भी आए तो हमें पता हो। जब आपको अगर ये पता है ना कि मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और इसमें ये आंसर है, कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो सही है और वो आंसर है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बाकी 3 स्टेटमेंट हैं उनमें क्या ऐसी कमी है कि वो आंसर नहीं बन सकते हैं। अगर आप इस अप्रोच के साथ तैयारी करोगे ना तो आप डेफिनेटली 100% सक्सेसफुल होगे, क्योंकि आपको डी कोड करना आ जाएगा क्वेश्चंस को। तो जब भी आप पी वाई क्यूज़ या कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो रटना नहीं है। नहीं आता है आपको तो बाद में देखिए, सर्च करो और देखो, ऑप्शंस को भी एनालाइज करो। कई बार ऐसा होता है कि जो 4 साल पहले एक ऑप्शन कुछ आया होता है वो बाद में प्रॉपर क्वेश्चन बन के आ जाता है ना। तो इस एंगल से देखना है। तो अगर मान लीजिए आपने रटा होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये तो ऑप्शन में था भी, क्योंकि आपने तो सही आंसर रटा हुआ है केवल, है ना। तो इसलिए रटना नहीं है पी वाई क्यूज़ को। उसके अलावा एक सबसे बड़ी गलती हम लोग करते क्या है कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, मॉक भी लगा लेते हैं, लेकिन हम ना कभी भी पेपर 1 और पेपर 2 का मॉक एक साथ नहीं लगाते हैं। तो आपको करना क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 जो है दोनों का मॉक आपको साथ में लगाना है। एग्जाम लाइक सिचुएशन क्रिएट करनी है। इससे होगा क्या कि जनरली ना हमें 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होती है। या फिर मान लो कि केवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के हमने 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब लेकिन आपके माइंड को तो क्या है कि 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत है, और एग्जाम में क्या होगा कि आपको 150 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, और वो भी पेपर 1 और पेपर 2 मिला के। प्रेशर अलग से होगा और कहा जाएगा 3 घंटे में करो, है ना। और 5 फैक्टर्स अलग से होंगे जो आपके परफॉर्मेंस को हैम्पर करेंगे। तो आपको करना क्या है कि सेम सिचुएशन को घर में क्रिएट करना है। आपको देखना है कि जब आपको 150 क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और आपके पास 3 घंटे का समय होता है तो आप किस तरीके से डील करते हो। ऐसा ना हो कि आप मेन एग्ज़ाम में जाके ही सारी चीज़ें फिगर आउट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको घर में ही फिगर आउट कर लेनी है, अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही। तो आपको करना है क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 को एग्जाम लाइक सेटिंग में अटेम्प्ट करना है। एटलीस्ट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 5 मॉक तो ऐसे कर ही लेना कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के कर रहे हो और 3 घंटे बैठ के कर रहे हो। और प्रॉपर 3 घंटे जितने सीरियस होके हम एग्ज़ाम देते हैं उसी सीरियस होके हमें ये चीज़ भी घर में करनी है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ना पता लग जाएगा कि क्या आप डील कर पा रहे हो पेपर 1 और पेपर 2 से, क्या आपकी स्ट्रैटेजी सही काम कर रही है, क्या आपके लिए 3 घंटे कम तो नहीं पड़ रहे हैं। और सबसे मेन एक चीज़ ये होती है ना कि हम ना एजुकेटर से पूछते हैं या दूसरे लोगों से पूछते हैं या टॉपर्स से पूछते हैं पास के कि आप पेपर 1 पहले अटैम्प्ट करना चाहिए पेपर 2। लेकिन अगर आप ये घर में पेपर 1 और पेपर 2 को एक साथ मिला के कर लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि पेपर 2 आपके लिए पहले करना सही है या पेपर 1 पहले करना सही है। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। इवन अगर मैं भी कह रहा हूँ कि पेपर 1 पहले करो, पेपर 2 पहले करो, अच्छा रहेगा, जब तक आप उसको ट्राइड एंड टेस्टेड अपने खुद से ना कर लें तब तक आप उसको फॉलो मत करो, है ना। किसी का पेपर 1 स्ट्रांग हो सकता है तो उसको पेपर 1 करना पहले ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसी का पेपर 2 स्ट्रांग हो सकता है तो उसको पेपर 2 पहले करना अच्छा लगेगा। जैसे देखो, सिंपल सी बात है, कई लोगों को डीआई पसंद होती है तो वो लोग डीआई अटैम्प्ट करते हैं पहले, है ना, पेपर 1 में। लेकिन वहीं पे अगर आपकी मैथमेटिक्स और ये रीजनिंग वाली चीज़ें बेकार हैं तो आपको डीआई एंड रीजनिंग, मैथ्स, ये सब जो है सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करनी चाहिए, है ना। तो अपनी स्ट्रैटेजी ना अपने हिसाब से बनाओ, उसको पर्सनलाइज करो, किसी और के कहने पे कुछ भी मत अपना लो, है ना। तो ये चीज़ें घर पे करके देखो, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ 3 घंटे में
एग्ज़ाम लाइक सेटिंग में देखो, तब आपको पता लगेगा कि आपके लिए पेपर वन पहले देना है आपको या पेपर टू पहले देना है। साथ में ये भी पता लगेगा कि आप पैनिक तो नहीं हो जा रहे हो 150 क्वेश्चन एक साथ करने में, या फिर आपको टाइम मैनेजमेंट तो आपका ख़राब नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपका पेपर छूट जा रहा है। तो जितनी भी गलतियाँ करनी है घर में ही कर लो और उनको सुधार भी लो, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में ऐसी गलतियाँ ना करो और वहाँ पे कोई भी सिली मिस्टेक्स आपकी ना हो। इसके अलावा आपको ना क्वेश्चंस को एनालाइज करना है एंड ऑप्शंस को, हर एक ऑप्शंस को एनालाइज करना है। जैसे मैंने अभी पहले भी बोला आपको कि आपको पता है कि अगर ऑप्शन ए सही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बी सी डी क्यों सही नहीं है ना। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका फ़ायदा होगा। उसके अलावा अपनी गलतियों से सीखो। अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि यार आपके पिछले अटैम्प्ट में आपकी फैक्चुअल चीज़ें गलत हुई हैं, या फिर आपकी कंसेप्चुअल चीज़ें गलत हुई हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर यूनिट है जो आपकी क्वेश्चंस को बहुत गलत करा रही है, तो उन गलतियों से सीखो और उसे इम्प्रूव करो। और सबसे मेन बात, ये चीज़ें छोड़ दो कि हमसे जो फैक्चुअल पार्ट है वो याद नहीं करा जाता, या फिर मुझे तो कंसेप्चुअल चीज़ें ही याद होती हैं, है ना। एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है तो एग्ज़ाम की जो डिमांड है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर वो एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है कि आपको प्रेसिडेंट का सीक्वेंस रटना है तो रट लो, अगर आपको गवर्नर का सीक्वेंस रटना है तो रटना पड़ेगा, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, आप नहीं रटेंगे तो कोई और रटेगा। तो इसलिए कभी भी ऐसा मत कीजिए कि अपनी कोई गलतियाँ आपको नोटिस हो रही हैं और आप उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी फैक्चुअल चीज़ों को लेके, और हर बार क्या होता था कि मैं फैक्चुअल चीज़ें याद नहीं करता था कि यार चलो ठीक है, कंसेप्चुअल पेपर आएगा और मैं कर लूँगा, लेकिन वो कभी हुआ नहीं, है ना। हर बार क्या होता था कि मैं कुछ 0.1 0.2 ऐसे से मेरा JRF रुक जाता था। लेकिन लास्ट में मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा। अगर रटने से ही काम बनता है इस एग्ज़ाम में, कुछ सेक्शंस पे अगर हमें रटना है तो रट लूँगा। तो उसके लिए आप कर क्या सकते हो, जैसे मैंने क्या करा था कि अपने रूम में पूरी वॉल्स में स्टिकी नोट्स, चार्ट पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट हमारे फैक्चुअल पार्ट होता है ना, वो लिख के पूरा चिपका दिया था। तो मैं करता क्या था कि सुबह एक बार पूरा रूम घूम लेता था और हर वॉल में जा जा के चीज़ें देख लेता था, और ऐसे ही सोने से पहले एक बार कर लेता था। और जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना हर यूनिट में, इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो आप आई थिंक सबको पता ही होंगे कि कुछ कुछ यूनिट्स में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन चीज़ों को बार बार याद करो, याद नहीं हो रहा तो चिपका लो, और ना बस ये सोच लो कि यार ये मेरा सिलेक्शन रोक सकता है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, है ना। तो आप उनको रटो अगर रटने की ज़रूरत है तो। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट और अगर स्टडी रूटीन की बात करें, हालांकि मैं ये नहीं मानता कि यार आपको देखो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर ही पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ोगे तभी होगा। हर किसी का लेवल अलग अलग है, कोई 4 घंटे पढ़ के भी कर सकता है और किसी को 12 घंटे भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आप पास्ट में कितना पढ़ चुके हैं, आपको कितना जल्दी चीज़ें समझ आ जाती हैं। आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए और सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना। आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अगर वो 4 घंटे पढ़ के भी हो रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ। बट नॉर्मली मैं आपसे ये कहूँगा कि आई थिंक 6-7 घंटे की अगर आप सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि देखो एग्ज़ाम का जो साइकिल है यार वो 5-6 महीने का ही है, तो इसमें आई थिंक 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी तो करनी ही चाहिए। तो 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लो तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। और यहाँ पे मैं एक चीज़ हाईलाइट करूँगा कि मैं सेल्फ स्टडी कह रहा हूँ, इसमें मैं वीडियो देखना काउंट नहीं करूँगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप 12-12 घंटे वीडियो देख रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आई एम सॉरी टू से बट लाइक वो बहुत ज़्यादा काम आपके आएगा नहीं। कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि चलो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आप पहले ही बार देख रहे हैं, आप नए नए स्टूडेंट हैं, तब तो ठीक है। बट अगर आपका यही पैटर्न है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ किसी को भी फॉलो कर लो, कितने भी अच्छे नोट्स पढ़ लो, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आपने पढ़ने के बाद वो कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो आपको एग्ज़ाम निकालना है तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, पैसिवली वीडियो देखना बंद करना पड़ेगा। उसके अलावा एक और गलती जो हम करते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हमें ये लगता है कि यार पेपर वन ठीक है। जैसे मेरा थॉट प्रोसेस क्या था पेपर वन को लेके, कि यार पेपर टू तो बाद में भी मेरे काम आएगा, पेपर वन तो क्या ही काम आएगा मेरे, है ना। तो ऐसा करता हूँ कि पेपर टू में ही ज़्यादा फोकस करता हूँ, ताकि बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम निकालने में भी हेल्प हो जाए। बट होता क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम तो बाद में निकालोगे, आपका ये एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा अगर आपने ढंग से फोकस नहीं किया तो इसलिए पेपर वन को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। पेपर वन डील ब्रेकर है, बेसिकली आपको JRF आपका करवा भी सकता है और रुकवा भी सकता है ना। तो इसलिए पेपर वन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और एट द सेम टाइम पेपर टू को भी इग्नोर नहीं करना है ना। हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। ये 60-40 का रेशियो मैं नॉर्मली अपने लिए फॉलो करता था, बट ये ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि आपको भी यही फॉलो करना है।
60% टाइम मैं नॉर्मल डेज़ में ऐसा करता था कि पेपर 2 को पढ़ लेता था एंड 40% टाइम पेपर 1 को पढ़ लेता था। कभी कभी ये 70-30 भी हो जाता था। तो वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आप कितना आप कर चुके हैं ऑलरेडी और कितना आपको करने की ज़रूरत है ना। उसके अलावा किसी भी एक यूनिट को लेके ना बैठ नहीं जाना है कि यार जैसे मान लो अगर आपको फॉरेन पॉलिसी पसंद है या आपको आईआर पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसमें पीएचडी कर लेनी है अभी से। जब आप ये एग्ज़ाम निकालोगे, जब फेलोशिप मिलेगी, तभी तो पीएचडी करोगे ना। तो इसलिए एक ही यूनिट को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होना है कि मुझे ये पसंद है तो मैं यही पढ़ता रहूँगा। जितना एग्ज़ाम में ज़रूरी है उतना ही पढ़ो, उससे ज़्यादा फालतू का पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब एग्ज़ाम निकल जाएगा तो पढ़ लेना। उसके अलावा फिर से मैं यही कहूँगा कि सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटाइज़ करो पैसिवली वीडियो देखने से अच्छा, है ना। वीडियो चला के 3-3 घंटे की वीडियो चला के बैठ जाना, सोफे में लेट के देखना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। इससे अच्छा 1 घंटा सेल्फ स्टडी कर लो, वो ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि वीडियो में अगर आप देखेंगे कई बार 10 पन्ने पीडीएफ के आप मुश्किल से पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। वो जो आपने पढ़ा है वो केवल 10 पन्नों में भी नहीं आएगा, और आप 1 घंटे में 15-20 पन्ने आराम से पढ़ लेंगे। तो क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी ऑफ स्टडी देखो। उसके अलावा हम कॉमन चीज़ें जो गलतियाँ जो हैं वो करते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या आपको अवॉइड करना है इस पूरी प्रिपरेशन के फेज़ में। पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नॉट रिवाइजिंग इनफ। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग हम करते क्या है कि एक रीडिंग तो ले लेते हैं लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते हैं। होता क्या है कि टेलीग्राम पे इतने सारे नए नए मटेरियल आते रहते हैं, वो इतना टेम्पटिंग लगता है कि यार ये नया मटेरियल आया है, ये नए इंस्टीट्यूट का है, ये नए एजुकेटर का है, इसको पढ़ लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है। जब तक आप 100% श्योर नहीं हो कि आपने अपना बेस मटेरियल बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है, आपको एक एक चीज़ आती है उसकी, तब तक आपको कोई नए मटेरियल को हाथ नहीं लगाना है, नो मैटर वो कितना भी अच्छा हो। और नया मटेरियल आप पढ़ोगे तो उसका एक सिंपल सा रूल है, आपको अपने बेस मटेरियल को कॉम्प्लीमेंट करना है, रिप्लेस नहीं करना है। हर आप 2 महीने में नया मटेरियल से अपने पुरानी मटेरियल को रिप्लेस करते हुए नहीं बैठे रहोगे, है ना। आपको रिप्लेस नहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। नए मटेरियल जब आप पढ़ रहे होंगे अगर, तो उस नज़रिए से पढ़ेंगे कि ऐसा क्या है इस मटेरियल में जो मेरे पुराने मटेरियल में नहीं है, और इन चीज़ों को निकाल के अपने पुराने मटेरियल में लिख लेंगे। उसके बाद ये नए मटेरियल को टाटा बाय बाय दोबारा कभी नहीं पढ़ना है ना। अदरवाइज़ आप पढ़ते ही रह जाओगे, इतना पीडीएफ का भंडार हो जाएगा, प्रिंट आउट्स का भंडार हो जाएगा अगर हर चीज़ को आप लेके बैठ गए, फिर लास्ट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करना। उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि 1-2 यूनिट्स को ही लेके बैठ जाना कि भाई यही मुझे पसंद है, मैं तो आईआर ही पढ़ूंगा या फॉरेन पॉलिसी ही पढ़ूंगा या डब्ल्यूपीटी ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। हर किसी को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। थोड़ा बहुत इज़ फाइन, क्योंकि कई बार हमारी कोई यूनिट वीक होती है तो हमें ज़्यादा समय देना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है, ऑब्सेस्ड नहीं होना है किसी एक पर्टिकुलर यूनिट से। उसके अलावा एमसीक्यू को स्किप नहीं करना है, बेसिकली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, स्किप नहीं करना है हमें। आपने देखा होगा कि जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमें ये लगता है कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो बाद में करेंगे, पीवाईक्यू जो है वो बाद में करेंगे, अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, जब एक बार सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद ही हम एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ये सबसे घटिया स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल भी मत करना है ऐसा, वरना बहुत पछताओगे। हमको करना क्या है कि जैसे मान लो यूनिट वाइज एमसीक्यू मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आपको 1-1.5 महीना हो गया है ना, तो एमसीक्यू यार स्टार्ट कर दो, उससे ज़्यादा लेट मत करो। अगर आप डे 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको ऐसा लगता है अगर कि आपको कुछ नहीं आता है, अभी आपको थोड़ा सा अपना बेस बनाने की ज़रूरत है, तो मैं ये बोलूँगा कि जब 1-1.5 महीना हो गया है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, एग्ज़ाम आ जाता है लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता है। और एग्ज़ाम से पहले फिर होता क्या है ना, अगर आपको मेंटली ये लगे कि यार मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करी है, मैंने ये पर्टिकुलर यूनिट नहीं पढ़ी है, फिर आपको होगा क्या कि आप पैनिक करने लगोगे, और उसके बाद फिर डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बुरा ही जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में ये सब चीज़ें ही कॉन्स्टेंटली घूम रही होंगी। इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना डे 1 से या फिर एटलीस्ट सेकेंड मंथ से प्रिपरेशन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ना यार, आपका माइंड सेट बहुत मैटर करता है। आपका माइंडसेट एग्ज़ाम निकालने वाला है या नहीं है, ये मैटर करेगा। आप एग्ज़ाम को कितना सीरियसली ले रहे हो, ये मैटर करेगा। ट्रस्ट मी, ये एग्ज़ाम बहुत ख़तरनाक एग्ज़ाम नहीं है, एट द सेम टाइम बहुत इजी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग भरते हैं इसको। बट अगर आप जेन्युइनली अच्छे से पढ़ोगे ना, स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज़ करके पढ़ोगे, तो ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट आपको करना क्या है कि आपका राइट माइंडसेट होना चाहिए। आपके ऐसे कोई भी बैरियर नहीं होने चाहिए लाइफ में जो आपको डिस्टर्ब करें या डिस्ट्रैक्ट करें आपकी प्रिपरेशन से। अगर मान लीजिए आपकी पर्सनल लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन है, प्लीज़ उसको फिक्स करो। अदरवाइज़ होगा क्या कि आपका दिमाग उन्हीं चीज़ों में घूमता रहेगा और आप अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाओगे।
तो इसलिए भले ही 4 दिन लगे उन चीज़ों को फिक्स करने में, जब आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आओ तो मेक श्योर आपकी पर्सनल लाइफ भी बढ़िया चल रही है। अदरवाइज़ आप टेबल पे बैठे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका मन नहीं लगेगा और आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, है ना। तो इसलिए माइंडसेट अपना पहले बना के आओ कि आप ये एग्ज़ाम निकाल के रहोगे और इस एग्ज़ाम में आपको जो भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट करेगी आप उस चीज़ को हटा दोगे, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर मैं रिसोर्सेज एंड रेफरेंसेस की बात करूं कि मैंने पर्सनली क्या फॉलो करे थे, तो मैं ना तलवीर सर और एक शिवा सर हैं, अन अकेडमी में पढ़ाते थे दोनों पहले। अभी कहाँ हैं मुझे बहुत आइडिया नहीं है। तो उनके नोट्स थे, मेनली मैंने शिवा सर के नोट्स फॉलो करे थे, क्योंकि था क्या ना, उनके नोट्स बहुत ही छोटे थे। मतलब वो पूरी पेपर वन में जो यूनिट्स होती हैं उसको ना वो 25 30 40 पन्नों में समराइज़ कर देते थे पूरा। तो मेरे साथ जैसे मैंने बताया था कि मुझसे नोट्स नहीं बनते थे, तो जैसे दूसरे एजुकेटर्स जो थे उनके 250 300 पन्ने के पीडीएफ होते थे एक पर्टिकुलर यूनिट के। तो मुझे ये समझ आ गया था यार इतना लेंदी पीडीएफ्स तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेन गेम तो इसमें पीवाईक्यूज़ का ही है पेपर वन में। तो मैंने शिवा सर के नोट्स एंड उनकी क्लासेस को फॉलो किया था एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे बहुत ज़्यादा, एंड मेरा स्कोर अच्छा खासा था। 80 के अराउंड मेरा स्कोर था पेपर वन में। तो ये स्ट्रेटजी मेरे लिए काम करी है, एंड आई थिंक अगर आपको लगता है कि आपके लिए भी काम कर सकती है तो आप इसको करके देखना। वैसे ट्राइडेड टेस्टेड है ये। करना क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एजुकेटर या कोई भी एक सोर्स उठा लेना है, उससे थ्योरी पढ़नी है और उसी को यूज़ करना है थ्योरी पढ़ने के लिए बार बार। जैसा मैंने बताया कि कोई अच्छा बहुत ही रिसोर्स मिल जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर दो अपने पुराने सोर्स को, लेकिन रिप्लेस मत करना। एंड इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पी वाई क्यूज़, पेपर वन में पी वाई क्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पेपर टू पॉलिटिकल साइंस में मैंने सुप्रीत मैम को फॉलो किया ना अन अकेडमी में, जैसे मैंने बताया। उसके अलावा मैं स्पेशली 2 चैनल्स को यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जिसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड आई थिंक अगर आप लोग ऐसे जानते हो कि अगर आपने नहीं देखे हैं चैनल तो आपको डेफिनेटली देखने चाहिए। एक है एड्यूसीकर और दूसरा है पॉल साइंस हेल्प। इन दोनों के ही मटेरियल, इन दोनों की वीडियोस काफ़ी अच्छी होती हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो। एंड उसके अलावा ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने मेरे पास बुक थी एंड कई बार डाउनलोड कर लेता था मैं जो बुक में नहीं होते थे, एंड उनको बार बार सॉल्व करता था। तो रिसोर्सेज तो मेरे इतने ही थे और मैंने काफ़ी लिमिटेड रखा था। मैंने बहुत ज़्यादा बल्कि बुक्स नहीं पढ़ी। काफ़ी बुक्स जो थी मैंने मास्टर्स में पढ़ी थी, तो बहुत ज़्यादा फिर मैंने उनको प्रिपरेशन के टाइम में नहीं पढ़ा, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड समय है, उसमें आप बहुत ज़्यादा मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। और देखिए, अगर किसी एजुकेटर ने मेहनत करी हुई है उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके छोटा बनाने में, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए, है ना। क्यों हर जगह पे हमें अपना समय बर्बाद करना है। तो इसलिए मैंने रिसोर्सेज के मामले में इन चीज़ों को फॉलो करा। एंड इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि यार पेपर वाले दिन अपना माइंडसेट बहुत चैम्पियन वाला रखना, मतलब ऐसा माइंडसेट रखना कि आपको ये एग्ज़ाम निकालना ही है। अगर आप एक नेगेटिव अप्रोच के साथ जाओगे तो वो आपकी परफॉर्मेंस को हैम्पर करेगा। अपनी तरफ से 100% सारा कर लो, पी वाई क्यूज़ कर लो, थियोरी कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मॉक कर लो। और जब आप पेपर देने जा रहे हो ना, तो आपको ये फीलिंग हो कि यार मैंने जितना हो सकता था वो कर लिया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था या इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती थी। अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है, ट्रस्ट मी, आप निकाल ले जाओगे एग्ज़ाम। और उसके अलावा जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव लोगों से मिलना नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर में ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी है। अपना जाओ, आराम से एग्ज़ाम दो और घर आ जाओ, है ना। और भी मतलब में टेलीग्राम्स के डिस्कशन में एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के बाद मत पढ़ो। अपना आराम से फोकस्ड रहो और अपनी प्रिपरेशन करते रहो। दूसरों से कंपैरिजन मत करो, क्योंकि कंपटीशन तुम्हारा खुद से ही है। ट्राई करो, डेली बेटर होने की कोशिश करो। एंड ट्रस्ट मी, ये एग्ज़ाम उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप एक राइट माइंडसेट के साथ काम करेंगे। और अगर आप हर चीज़ को एक तरीके से करेंगे तो ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। और जिस अटैम्प में मेरा JRF निकला है उस अटैम्प में यू वोंट बिलीव, उससे पहले वाले अटैम्प में ना मेरा 0.1 से JRF रह गया था। तो मुझे अब ऐसा था कि यार अब ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है इस एग्ज़ाम में। तो फिर उस टाइम ना क्या था कि कोविड के कारण पूरे पैटर्न, मतलब जो शेड्यूल था वो बिगड़ चुका था। तो दूसरा एग्ज़ाम भी ना बहुत जल्दी हो गया था रिज़ल्ट आने के। ऐसा कुछ मान लीजिए कि रिज़ल्ट आया था और उसमें मेरा 0.1 से नहीं हुआ था JRF, तो उसी के विदिन लाइक 1 डेढ़ महीने में ही नया फॉर्म आ गया था। तो मैं ना फॉर्म भी नहीं भरने वाला था इनफैक्ट। तो बट लास्ट में मेरे को किसी ने मतलब बेसिकली कहा कि यार फॉर्म भर लो। और कई बार लाइफ में हमारे साथ हमें सक्सेस तब मिलती है जब हम लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और उन्होंने बोला कि यार वैसे भी यू हैव नथिंग टू लूज़, है ना। तुम्हारा ऑलरेडी नेट है, तो इससे नीचे तो तुम जाओगे ही नहीं।
तो एटलीस्ट एक बार दे के देख लो, और इस बार बहुत फ्री माइंडसेट के साथ देना, कोई प्रेशर लेके मत देना। तो फिर मैंने जिस दिन फॉर्म भरा था उसके बाद मैंने 45 दिन अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट पढ़ाई करी होगी। मुझे ऐसा था कि यार अब ठीक है, मैं अगर इसमें बैठ रहा हूँ तो अब मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूंगा कि जो मुझे मेरे सिलेक्शन को रोके। जैसे मैंने बोला कि मुझे फैक्चुअल चीज़ें नहीं आती थी, मैंने फैक्चुअल चीज़ें पूरी रटी अच्छे से कि अगर इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए यही ज़रूरी है तो मैं ये भी कर लूँगा। और जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था ना, तो मुझे ये फीलिंग थी कि यार मैंने अपना 100% कर लिया है, इतना ही बेस्ट मैं कर सकता था, और अब देखा जाएगा जो होगा। और उस टाइम ये माइंडसेट था ना यार, खोने को कुछ नहीं है, वैसे भी अब मैंने तो ऐसे ही भर दिया है एग्ज़ाम, और मैं तो भरने भी नहीं वाला था। तो और ट्रस्ट मी उस टाइम में हो गया जब मैं सबसे ज़्यादा चिल माइंडसेट के साथ गया था। तो जितने ज़्यादा चिल माइंडसेट के साथ जाओगे ना यार, उतना ज़्यादा आसान रहेगा एग्ज़ाम सेंटर में आपका। क्योंकि होगा क्या ना, प्रेशर नहीं होगा, वो कांस्टेंट प्रेशर होता है ना कि अच्छा करना है, अच्छा करने वाला। और सबसे अच्छी बात ना यार, जब आपको ये फीलिंग अंदर से आ जाती है ना कि आप अपना 100% दे दिया है आपने, तो चीज़ें अच्छी ही होती हैं, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन होता है ना आपके पास। अदरवाइज़ पहले तक क्या होता था, मैं फैक्चुअल नहीं करके गया हूँ, करंट अफेयर्स नहीं करके गया हूँ, तो डर लगे रहता था कि यार ये ना आ जाए, अगर आ जाएगा तो मेरा होगा नहीं, और होता भी नहीं था, है ना। तो ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अपनी तरफ से 100% सारा चीज़ें कर लो। जब अंदर से ये फीलिंग आ जाएगी कि मैंने अपना 100% कर लिया है, एग्ज़ाम निकल जाएगा। चलो, इसके अलावा मैं और भी आगे भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा। एंड कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हैं या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं कुछ कुछ यूनिट्स में, उन उनकी मैं वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आपके आने वाले टाइम में आपको उससे हेल्प मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।